अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे क्या तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल -1 फॉर्मूले से जुड़ा है। क्या मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन लड़ने जा रही है। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ओहदे में सियासी जमातों को दिलचस्पी क्यों। नाज़रीन, सानिया 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है। रियासती ताकत को अगर चैलेंज किया जाए तो इसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ता ही है। गुज़िश्ता 6 हफ्तों से तहरीक इंसाफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले जिना हाउस और दूसरे सरकारी अमलाक की तोड़ फोड़ करने वालों को जियो फेंसिंग के जरिए पकड़ दकड़ कर पाबंद सलासिल किया गया और फिर मेरे कप्तान की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई। इन हालात में हैरानकुन तौर पर तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर का एक इंटरव्यू नशर हो जाता है। दौरान शो वो ऐसे इंकशाफात करते हैं कि -1 फॉर्मूले की हकीकत पर मोहर सब्त हो जाती है। असद उमर ने अपने दूसरे साथियों की तरह तहरीक इंसाफ तो ना छोड़ी मगर पार्टी का दिया गया ओहदा छोड़ दिया था। इसीलिए आजकल वो जेल की सख्तियों से बेनियाज होकर रात के अंधेरों में कुछ मौसर मुलाकातें कर रहे हैं। एक मुलाकात तो चंद दिन पहले मुबैना तौर पर असद उमर और फवाद चौधरी के दरमियान भी हुई है। इस मुलाकात का एजेंडा तो सामने ना आ सका, लेकिन गुज़िश्ता रोज दिए गए दबे लफ्जों में असद उमर ने मेरे कप्तान की हिकमत अमली से इख्तलाफ का एतराफ़ ज़रूर किया कि -1 फॉर्मूले पर बातचीत भी की गई है। असद उमर ने मेरे कप्तान को बाकी क़ुव्वतों के साथ बात करने और 2 कदम पीछे हटने का मशवरा दिया ताकि आगे का कोई रास्ता निकल सके। जो स्ट्रैटेजी हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं मैं उससे एग्री नहीं करता। आप उनको ये नहीं कह सकते जो इलेक्टेड लोग आए हुए हैं, जो 2.25 करोड़ पाकिस्तानियों को वोट लेके आए हुए, उसके साथ मैं सियासी मसाइल हल करने के लिए नहीं बैठूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उमर अता बंदियाल, मेरे ख्याल में हमें उस वक्त वो डील को क्लोज करना चाहिए था। फौज मेरे लिए एक इमोशनल इशू है। सबकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के और फौज के ताल्लुकात बेहतर हो। नाज़रीन, असद उमर के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ ने भरदेमल दिया। पार्टी के शुबा इत्तलात की जानिब से 2 सफ़ों पर मुश्तमिल प्रेस रिलीज जारी की गई। असद उमर के इंटरव्यू को इबहाम और कन्फ्यूजन से भरपूर करार देकर उन पर कड़ी तनकीद की गई। असद उमर के मुज़ाकरात पर डेडलॉक के बयान पर भी पार्टी को क्लीन चिट दी गई और कसूरवार हुकूमती कमेटी को करार दिया गया। तहरीक इंसाफ के नए सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने अपने एक ट्वीट में कहा कि रात एक प्रोग्राम में असद उमर आधा तीतर आधा बटेर का राग अलापते दिखाई दिए। वो एक ऐसे रवैये का दिफा कर रहे थे जो नाकाबिले दिफा है। अगर वो चेयरमैन या पार्टी के बयानिए से मुत्तफिक नहीं थे तो उन्हें उसी वक्त इस्तीफा देने की जुर्रत करनी चाहिए थी, ना कि अब जब पार्टी एक मुनज़्ज़म हमले की जद में है। अफसोस रसवाई ही है, ऐसे लोगों का सरमाया होती है। असद उमर के इंटरव्यू के बाद ख्याल किया जा रहा था कि पार्टी पर मुश्किल वक्त ख़त्म होने के करीब है, लेकिन ये उम्मीद उस वक्त ख्वाब व ख्याल साबित हुई जब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मेरे कप्तान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एक तरफ मेरे कप्तान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं तो दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर की जमानतों की दरख्वास्तें खारिज कर दी। शाह महमूद और असद उमर ने कमरा अदालत के दरवाजे पर खड़े होकर फैसला सुना, जबकि असद कैसर फैसला सुनने से कबल ही अदालत से चले गए थे। गिरफ्तारी के पेश नज़र तीनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ दरवाजों से कचहरी से निकलना चाहा, ताहम शाह महमूद कुरैशी और असद उमर दोनों एक गाड़ी में बैठकर तेजी से कचहरी से निकले। नाज़रीन, गर्मी जिस शिद्दत से बढ़ रही है, सियासी हिद्दत में इजाफा भी उसी रफ्तार से जारी है। शहर इक़्तिदार में तरह तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं। मुस्तकबिल का सियासी नक्शा क्या होगा, इस हवाले से हम सवाल पूछेंगे। सवाल नंबर 1, आइंदा चंद रोज़ में तहरीक इंसाफ के कौन कौन से बड़े रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 2, असद उमर के इंटरव्यू के बाद क्या यह वाज़े हो चुका है कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल -1 फॉर्मूले के साथ जुड़ा है। सवाल नंबर 3, पैनामा स्कैंडल में चौधरी परवेज़ इलाही और मुनज़्ज़र इलाही की कंपनियों का इंकशाफ सामने आ गया। चौधरी शुजात परवेज़ इलाही मुलाकात में होने वाली आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। सवाल नंबर 4, असद उमर और परवेज़ खटक मिलकर नई सियासी जमात बना सकते हैं। सवाल नंबर 5, फैसल वावडा ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की तरदीद की है। फैसल वावडा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो रहे। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कहेंगे।
फैसल वाडा साहब आज स्टूडियो में हमारे साथ ही मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। मेरे ख्याल में असद उमर साहब के हवाले से बात करने से पहले ज़रा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से तो ज़रा बता दीजिए, बाकी सारे एक्स PTIs जो हैं वहाँ पे चले गए, आप अभी तक क्यों नहीं गए? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको चैनल ज्वाइन करने की। देखिए मंसूर साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान इस्तेकाम लाने की भरपूर कोशिश में आगे है और अलीम खान साहब हैं और JKT हैं इसके अंदर। आई विश देम ऑल द बेस्ट। मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके बारे में आप मेरे साथ आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और कौम तो आप बहुत अच्छी तरह जानती है, क्योंकि जब मैं निकाला गया था 11 महीने पहले तो पार्टी भी बहुत तगड़ी थी और चेयरमैन PTI भी आसमान तक टॉल थे, खड़े थे, बड़े थे। अब मुझे निकाला गया था, ये तो सब भाग रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं और उसमें सांप कीड़े गटर कीड़े जो मैं कहता था ख़ास, वो सामने अल्लाह की तरफ करम है कि सब सामने आ गए हैं। ठीक। और कल भी आपने इंटरव्यूज़ देखे और सुने। और पहले ये लोग जो थे पहले ये 2 विकेट के दोनों तरफ खेलते थे, चारों तरफ खेला, सियासी तौर पर बरहना हो गए। ही एक्सपोज हिमसेल्फ, ही जिसका आप जिक्र कर रहे थे सांप का, मैं असद उमर साहब की बारे में, मतलब पहले दोनों तरफ खेल रहे थे ये, इन्होंने ही एस्टैब्लिशमेंट में जो आग लगाने का सिलसिला शुरू किया वो उसके करता धरता ये खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। इनकी वजारत से रिपोर्टें निकली चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़। मैं उस वक्त वज़ीर था, 2 वज़ीरों का गिरबान पकड़ने में उस टाइम पे भी खड़ा हुआ। मैं चेयरमैन PTI को बताता रहा कि ये लोग आपको हटा कर ख़ुद बनना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट जो पुरानी थी उनके साथ मीटिंगें करते थे, सारा बुरा उसका था, सारा अच्छा इनका था। इसका भी बैकग्राउंड चेयरमैन ने नहीं सुना, ना समझा, ना देखा कि इसने पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन एंगरों में क्या किया है, क्या तरक्की की है, किस शोल्डर प्रमोशन से अपने ससुर की वजह से कहाँ तक पहुँचा है। एक नाअहल, निकम्मा, नालायक आदमी था। साइकिल चलाने वाले को आपने जहाज़ दे दिया, लुटिया डुबो दी पाकिस्तान की जब उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। IMF का एक्सपेरिमेंट करने बैठ गया। तो ये सब चीज़ें हम बताते थे, फिर रुकावटें करता रहा। चाइना में एक वजीर के अलावा इनका ही बड़ा रोल है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात जो ख़राब हुए। नहीं, एक मिनट, लेट्स कम बैक टू द इंटरव्यू फर्स्ट। असद उमर साहब तो ये कहते हैं कि एक्चुअली इमरान खान साहब को मिसलीड किया गया, हम तो सही रास्ते पे चला रहे थे, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई वहाँ पे ज़मान पार्क में, लोगों से दूर होते गए वो। मंसूर साहब ये सब बातें आज क्यों कर रहे हैं? ओहदा ना लेते, उस वक्त खड़े होते। हमारी स्टेटमेंट्स आ रही थी जब हमें साजिशी कहा जा रहा था। मैं तो नहीं किसी के पास चल के गया, अल्लाह की मेहरबानी। मुझे तो मेरा बैकग्राउंड सबको पता है, रिज रोटी 3 टाइम खाना अल्लाह ने दिया हुआ है, कोई वजारत मैंने ली नहीं। ये प्रपोजल आज भी लेके गए, ये विकेट के चारों तरफ खेल लेते कि हम इमरान खान को कहेंगे आप साइड पे हो जाए, हम पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे। तो आपने देखा कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आधे इधर थे आधे उधर थे, लेकिन एक्सपोज हो गए। ठीक है। और कल के इंटरव्यू के बाद तो जो प्रपोजल उन्होंने दिया था वो सब कौम के आगे सामने आ गया। तो ये वो मासूम मस्कीन शक्ल के लोग हैं। नहीं, लेकिन इस प्रपोजल के अलावा और क्या हो सकता है? देखिए प्रपोजल तो कोई नहीं, जितना मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 14 साल में 14 साल में जानता हूँ, वो सब कुछ दे देंगे, वो अपनी ड्राइविंग सीट किसी को नहीं देंगे। अच्छा, दिस इज वेरी क्लियर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनके लिए भी इट्स टू लेट। ठीक है जी, क्योंकि चाबी अब कुएं में जा चुकी है, बंद गली में उनको ले आए हैं, उनसे वो सारे गैर कानूनी जुर्म करा दिए इन सब ने मिलकर। खास, सांप, कीड़े, ये लोग जो आज आपको नजर आ रहे हैं और कुछ खान साहब के जो करीब हैं, कपड़ों से भी ज़्यादा करीब होते हैं रिश्ते, वो सब मिलकर उनको उस बंद गली में ला के उस ताले की चाबी कुएं में जा चुकी है। तो वो तो अब चैप्टर क्लोज हो गया। अल्लाह मुआवजा कर सकता है, बंदा नहीं कर सकता, कानूनी तौर पर नहीं निकल सकता। 9 मई के बाद जो सोसाइटी में आपने डिवाइड किया कि आप कब्रिस्तान और कफन तक चले गए और जानवर और इंसान का फ़र्क ख़त्म कर दिया, उसके बाद तो कुछ बचा नहीं है ना। और इसको आप अगर किसी ने माफ़ी देने की कोशिश की तो वो मुल्क का गद्दारी कहलाएगा। ठीक है। हाँ, वो 9,000 10,000 बच्चे जो पकड़े गए हैं मासूम, जिनको वर्गलाया गया, ब्रेन वॉश किया गया, इश्तियाल दिलाया गया, उनके लिए रियासत को रहम करने की ज़रूरत है। लेकिन जिन लीडरानों ने कराया है उन सबको तो फांसी के फंदे तक चढ़ना। अच्छा, नहीं, लेकिन मैंने असद उमर साहब के जो इंटरव्यू देखा है उसके अंदर एक बात उन्होंने और की कि मेरा भी ये मानना था और लोगों का भी ये मानना था कि अगर हमें इलेक्शन की डेट मिल रही है तो हमें ले लेनी चाहिए। लेकिन कोई एक शख्स था जो एक्चुअली ये नहीं करना चाह रहा था। तो ये तो एक सैनिटी तो यही कहती है कि हाँ वाकई ले लेनी चाहिए थी इलेक्शन की डेट। मंसूर साहब देखिए, हाँ बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आज जो मुश्किल वक्त में पार्टी को और चेयरमैन को छोड़ के भाग रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं बता रहे थे? उस वक्त तो कह रहे थे यही रास्ता था, बुलडोज करें। सर देखिए मंसूर साहब, मैं वक्त आने पर छोटा सा मेरा दिल है, उसके अंदर बहुत सारे राज हैं। ये आपको मस्कीन मासूम जो शक्ल के लोग हैं ना, सांप, सपोले, गटरे, कीड़े, इन लोगों की जराइम की लिस्ट ये नहीं है कि खान को हटाना चाहते थे और इन्होंने गुमराही की और सब कुछ किया।
ये कत्लो गारत का भी हिस्सा निकलेंगे। मैं आपको बताऊंगा, आने वाले वक्तों में बहुत कुछ बताऊंगा। इसको इतना ईज ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट ना लें। इनका बैकग्राउंड चेक करें, इनके बैकग्राउंड में क्या है। हमेशा उन्होंने पीछे से खंजर मारा है। और ऐसे और 2-3 लोग हैं। एक हैं जो बचपन से एक शेरवानी बना के फिर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, वो अब बड़े हो गए हैं, वो शेरवानी भी टाइट हो गई है, वो भी एक ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब भी चकनाचूर हो जाएगा, वो भी पार्टी से साइड पर हो जाएंगे। एक आदमी इसमें सैनिटी रखता था जो अच्छा जिसने किरदार अदा किया, परवेज खटक साहब ने, वो किसी पार्टी का ऐसा नहीं बनेंगे, वो एक ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, ठीक है। तो मेरा जो ख्याल कि साल के आखिर तक अल्लाह बड़े बोल से बचाए, खान साहब अकेले ही रह जाएंगे। नहीं, लेकिन यहाँ पे दीगर लोगों के बारे में भी बयानात सामने आए हैं। मैं चलें, आपके ही शहर से कॉलीग हैं आपके, अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, मौलवी महमूद साहब, इन लोग, फवाद चौधरी साहब, इनके बारे में ये खबरें आई कि जनाब ये अपनी मर्ज़ी से नहीं गए हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में और इनका दिल है ही नहीं वहाँ पे। तो दिल तो शायद इनका अभी भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है। तो आप कह रहे हैं वो अकेले रह जाए? मंसूर साहब, मुझे एक बात का जवाब दें। मान लेते हैं डिबेट के तौर पे कि मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख दी एस्टैब्लिशमेंट ने, ठीक है, और मुझे प्रेशर करेगा कि पार्टी छोड़ दो। अच्छा, क्या मुझे कनपट्टी पे बंदूक रख के ये भी कहा कि इस पार्टी को ज्वाइन कर लो? नहीं। अच्छा, अगर मुझे ज्वाइन करने को कहा तो मैं भी तो आपके सामने ही हूँ ना, मैंने नहीं ज्वाइन करनी। ठीक है। आप अपनी चोरी बचाने के लिए आप इस्तेकाम पाकिस्तान में गए हैं। अच्छा। ये सारे उनकी फाइलें इनसे पूछें कि इनके बाप दादा सियासत में और वजारत और गवर्नरशिप से पहले क्या करते थे। ऑल दीज पीपल, एवरीवन, ऑल ऑफ देम। ठीक है। आप उनसे पूछे, आप जहांगीर तरीन, नहीं जहांगीर तरीन नहीं, मैं जहांगीर तरीन, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कराची के लोग बात कर रहे हैं। आप इनसे पूछें कि आप वजारत, गवर्नरशिप और इनसे पहले आपका खाने को पैसा नहीं था, आपका घर, गाड़ी, बंगला, बाहर पढ़ने वाले बच्चे, डिजाइनर बैग, फिलिपिनो मेड्स कहाँ से आ गई भाई? इसकी रॉकेट साइंस चाहिए, IB चाहिए, आपको ISI चाहिए, कानून चाहिए। मैं खान साहब को हमेशा कहता था, पूछे ना इनसे, इनको सिगरेट पीने को पैसे नहीं थे, कहाँ से आ गए? ठीक है। ये लोग अपनी फाइलें बचाने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर चले गए हैं। अच्छा। आप कह रहे हैं बाहर ट्विटर पे ऑफ द रिकॉर्ड फोन कर कहते हैं मंसूर भाई हमें प्रेशर है इसलिए हम जा रहे हैं। ये तो वही लोग थे जो 2 घंटे पहले कस्में खा रहे थे अल्लाह की और मीडिया के, हम यहाँ गोली मारेंगे तो हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे जी, कहा था। तो भाई मीडिया अगर मेरे पर किसी ने प्रेशर डाला और मैं मीडिया के सामने आ गया हूँ तो मैं तो बोल दूंगा सर मुझे ये प्रेशर डाल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए ना मंसूर साहब, जहाँ अल्लाह ताला ने आपको एक पोजीशन दी है, एंकर्स को, मीडिया को, रिपोर्टर्स को, वहाँ आप हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है ना, करो जाती करें, हम कैमरे के सामने आ जाएंगे तो अल्लाह के बाद आप वसीला बन जाएंगे हमारे लिए। बेकार बातें कर रहे हैं, झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, ये डसते रहे पार्टी को। मैं इन्हीं के 14 साल इन्हीं के खिलाफ लड़ा हूं, मैं इनमें से लोगों से हाथ नहीं मिलाता था। लेकिन आज आपका असद उमर साहब के बारे में जो मौक़िफ़ है, रात को 12-12:15 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उसमें भी उन्होंने भी असद उमर साहब को बुरा भला कहा। देखिए मैं तो टेक्निकली स्पीकिंग तो आप और दो एक ही पेज पे आ गए। देखिए मैं तो जो कंसिस्टेंट हूं अपनी लाइफ में, जो बातें मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं जब मिनिस्टर था कैबिनेट में भी ये बात करता था, जब मीटिंग्स में था उनके सामने उनके मुंह पर खान साहब को बताता था ये वो 2-4 सांप खड़े में, कीड़े करते थे, पिन पॉइंट नामों से करता था। इनकी जरूरत थी मेरे आगे बात करने की, इनकी जरूरत नहीं थी सर मेरे आगे बात करने की। मैं आपको हलफ पे आप फवाद चौधरी को भी फोन करके पूछे कि ये बात सच है झूठ है, आप मलिक अमीन को फोन करके पूछे, ठीक है, जो मुखलिस लोग हैं, जो तगड़े हैं, जो खड़े बोलेंगे। इन दोनों के हवाले से इनके मुंह पे इमरान खान साहब को कहा कि जनाब, सर एक दफा नहीं कई दफा, और जबान भी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी डिसेंट जबान इस्तेमाल, इससे कड़क। और मुझे हमें चेयरमैन ने कहा हाँ मुझे पता है बावड़ा तुम क्या कह रहे हो। अच्छा। मैं कहा आपको नहीं पता, अभी भी आपके लेफ्ट राइट में बैठे हुए सब। अच्छा। मैं जब वजीर था तब भी मैंने किया, मैं वजीर के होते हुए गिरबान पकड़ने वजीरों का खड़ा हुआ, ठीक है। मैं कैब मीटिंग्स के अंदर, कोर कमेटी के अंदर, 4 की कमेटी के अंदर, खान साहब को जिस दिन मुझे निकाला गया उससे 1 दिन पहले ही बताया गया था आप मारे जाएंगे, आपको साजिश चल रही है, अरशद शरीफ कत्ल केस मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। जमहूरियत, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, जिन जिन्हें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उसमें प्लेयर्स हैं, ख़ास हैं, कीड़े हैं, खान साहब के अपने लोग हैं, गटर के कीड़े हैं। आरिफ अलवी साहब किधर है? आरिफ अलवी साहब तो झूठा आदमी ना, वो तो PhD है झूठ में। उसने फरेब, उसने हमेशा जलती पे तेल का काम किया। अभी आपको मैंने मिसाल दी, आज मैंने डिस्क्लोज किया है समरी की बात है। वैसे तो वो समरी नहीं भी साइन करते चीफ की, तो वो 20 दिन में ऑटोमेटिकली होती। अच्छा। लेकिन चीफ की उन्होंने उसकी साइन की, लाहौर आंखों में धूल भेजने के लिए चेयरमैन PTI के पास गए कि उनसे इजाजत लेने जा रहा हूं। भाई वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उनसे क्या इजाजत लेंगे? साइन कर चुके हैं। और फिर वहां जाके स्पीकर फोन पे मुबारकबाद दी नए चीफ को और कहा खान साहब आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप मेरे कमांडर इन चीफ हैं, प्रेसिडेंट साहब, मैं आपकी मुबारकबाद दे रहा हूं, पॉलिटिकल लोगों से मेरे को ताल्लुक नहीं। और चीफ ने फोन काट दिया, ठीक है, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा। अब आप इसको फरेब, झूठ,
कॉन्स्पिरेसीज नहीं कहेंगे। आप एक तरफ कहते हैं साइफर सच्चा था, अब कह रहे हैं साइफर झूठा था, बाजवा बुरा था। अब बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने को तैयार हो गए थे खत्म होने से पहले, फिर बाजवा साहब ने गवर्नमेंट उतारी थी, फिर बाजवा साहब के होते हुए आप इलेक्शन कराना चाह रहे थे, फिर बाजवा साहब के कहने बाद में पंजाब असेंबली तोड़ दी। ये सब तजाद क्यों है? क्योंकि सारा मफरूदा झूठ, फरेब, बेईमानी, मकारी, कत्लो गारत के ऊपर था। पावर हंगरी हो गए थे लोग। नहीं, लेकिन वाडा साहब, आपके नाकदीन आपके ऊपर इस बात पे तनकीद करते हैं कि ये सब कुछ कोई ये तो नहीं है कि पिछले 1 साल में स्टार्ट हुआ है। आपका बड़ा पुराना साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कई सालों से आप रहे। बिल्कुल सही। आपने पहले ये सारी चीजें कभी पिन पॉइंट नहीं की, कभी देखी आपने? मुझे मेरी एक्सेप्टेबली तो पार्टी में थी नहीं 14 साल। मैं तो किसी पार्टी के फंक्शन में आपको नजर आया, किसी पार्टी के ओहदे पे नजर आया? आप मिनिस्टर बने सर। मेरा तो बॉस चेयरमैन पीटीआई था, मैं उसी को बताता था, रिपोर्ट करता था, उसी से हिदायत देता था। इनको तो मैं हाथ भी नहीं मिलाता था 14 साल में। मैंने 4 दफा भी इन लोगों से हाथ नहीं मिलाया, मैं सीधे मुंह बात भी नहीं करता था इनसे। अच्छा। ये तो पूरी पार्टी मेरी वजारत में भी मेरे खिलाफ थी। मुझे एमएनए का टिकट वहां का दिलवाया जहां पे नामुमकिन था जीतना, ठीक है, और वो भी शहबाज शरीफ साहब मेरे कंटेंडर थे। इन्होंने तो मेरी हमेशा टांगी खींची, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं खान साहब वफादारी कर रहा था, मैं बता रहा था बेईमानी आपकी जगह। मैं तो वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं था ना सर, अल्लाह ताला इमरान खान साहब को बनाता। तो मैं इनके मेरे कप्तान के वारंट गिरफ्तारी जो है वो आज एक्टिवेट हो गए हैं, जारी हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ईद से पहले कुछ हो सकता है। ईद में अब सारी बातें थोड़ी देर रह गई है, 1 हफ्ते का तकरीबन टाइम रह गया है। हो सकता है वाकई गिरफ्तारी नामुमकिन नहीं है। अच्छा, गिरफ्तारी नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसका जो अगर कोई पॉलिटिकल फॉल आउट आए नहीं आएगा, जो जिस तरह लास्ट टाइम 9 मई 10,000 आदमी अंदर बंद है। 10,000 आदमी का मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40,000 फैमिलियां रुल गई हैं, जिनकी आपने पीठ दिखा दी है। आपने उनसे काम भी कराया, वर्गराया भी, गलत काम भी बच्चों से करवाया और कहा अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो उनके माँ बाप बाकी माँ बाप को नहीं कहेंगे कि अपनी बच्चे अपनी जिंदगियां तबाह ना करो। आप मैसेज तो देखें जिन माँ बाप के बच्चों के लिए आ रहे हैं, आपका दिल फट जाए। जो वो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे बच्चे को तो इश्तिहार दिलाया, डायरेक्शन दी गई, किसी को लालच दी गई, और जिन्होंने दी थी वो आज खुद खान साहब का नाम ले लेके स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं यहाँ पे, चूंकि आपने इसी से रिलेटेड एक बात की है, मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आलिया हमज़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA थी, अब तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आज उनकी बेटी ने मुझसे रब्ता किया और शी वॉज प्लीडिंग कि जी मेरी वालदा की तबीयत जो है बहुत ख़राब है, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। तो इट्स अक्रॉस द बोर्ड। इवन रहनुमा जो अंदर इस वक्त कैद हैं वो भी काफ़ी परेशान। देखिए, आलिया साहिबा जो हैं वो एक बड़ी अच्छी कारकुन है पार्टी की, हमदर्द कारकुन है, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। अंधा वो भी उनकी भी आंख पे पट्टी बन गई थी, लेकिन उनके लिए हम भी जितनी कोशिश कर सकते हैं करेंगे। हमारी बहन भी है, हमारी कोलेग भी रह चुकी है और अच्छी खातून है, बेईमान वर्कर नहीं है पीटीआई। अच्छा, ये मैं ज़रूर कहूँगा। अच्छा जी। लेकिन अब इसका फ्यूचर अब क्या देख रहे हैं आप? मतलब इलेक्शंस, अभी तो लोग सबसे पहले सवाल ये कर रहे हैं कि जी इलेक्शंस होने भी हैं कि नहीं होने। इलेक्शंस का क्या हो जाएंगे? इलेक्शंस जी नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे। इलेक्शंस हो जाएंगे किस बेसिस पे? तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी? पाकिस्तानी जैसे PPP, फिर PPP, फिर PPP, MQ पाकिस्तान, MQ हैदराबाद, MQ लंदन, इस तरह की PTI होगी। और मेरे कप्तान उसमें मुझे तो नज़र नहीं आता। मेरा एनालिसिस ये है, अल्लाह ताला कोई मौजज़ा कर दे, क्योंकि कानूनी तौर पर उनसे ऐसे जराइम करवा दिए हैं, उसके शवायद दे दिए, गवाहियाँ दे दी हैं कप्तान के ख़ास लोगों ने, और उन ख़ास ने भी राब्ते शुरू कर दिए जो ख़ास से भी ख़ास हैं, जो कपड़ों से भी करीब हैं, जो इस साल के आखिर में मैं उनके साथ नहीं उनको देखता, और उनको उस दिन शुक्र अदा करना चाहिए, नफल पढ़नी चाहिए। लेकिन आपके ना कोड्स को डिकोड करना बड़ा मुश्किल काम। आप रिकॉर्ड कर गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसको आगे तक के लिए छोड़ दें। अच्छा, आप इसको हिस्सा रख दीजिएगा आज के शो को। आप डिकोड कर गए, दोबारा जरा रिपीट करें इस बात को। आपने क्या, ताकि जरा हमारे व्यूअर्स कम से कम, मैं तो अगर थोड़ा बहुत कर भी गया हूँ, व्यूअर्स जरा कर लें। दोबारा आप फरमाइए, इस साल के आखिर तक क्या होगा? इस साल के आखिर तक देखें, जो उनके कपड़ों से भी ज़्यादा करीब है ना, उन्होंने भी रब्ता शुरू कर दिया गवाही के लिए, और वो उनके साथ मुझे नज़र नहीं आते। और उस दिन कप्तान को शुक्राने की नफल पड़नी चाहिए जिस दिन वो लोग निकल गए। मैं कप्तान का भी इंटरव्यू देख रहा था 30 साल पुराना, जिसमें वो कह रहे हैं ज़हीर अब्बास साहब जब इंजर्ड हुए और मैं परफॉर्म नहीं कर सका तो उन्होंने कहा ब्लैक मैजिक हो गया है। अच्छा, और वो क्योंकि वो एजुकेशन नहीं थी तो वो ब्लैक मैजिक पे बिलीव करते थे। तो अगर आज बकरों के सींग और बकरे काले बकरे बचाने लग गए तो फिर बचा लें। इस आदमी को गुमराह किया गया, ये अच्छा आदमी था,
इस आदमी से वो काम कराया गया जो दुश्मन ने नहीं किया। इस आदमी से करप्शन भी करवा दी, उसका बेनिफिशियरी खुद नहीं है, साथ वाले हैं। सर ये किस तरह हो सकता है कि करवा ली गई? मेरे भी बच्चे मुझे मजबूर कर दें और बताएं इस साइन में कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, एक ही है, और 6 चमचे जो आगे बैठे हुए हैं, जो मुझसे फरार हो गए हैं, वो कहीं कानूनी तौर पर ठीक है, वो मैं कर जाऊं। अच्छा, जो मैं तो कप्तान को ये बोलता रहा। वैसे मेरा इस पे सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई वाकई इतना भोला है ना कि अगर उसको वाकई इस तरह कन्विंस कर लिया जाता है सिग्नेचर करने के, फिर ऐसा शख्स तो वाकई मुल्क का वजीर आज़म नहीं होना। देखिए खान साहब, अगर वो इतना भोला है कि 6 लोग उसको बैठ के कन्विंस करवा सकते हैं। मंसूर, मैं उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट आपकी बात करूंगा। देखिए सर, हम सब इंसान हैं। हाँ। आपका कैमरामैन अभी कहे ये दीवार काली है, दूसरा के काली है, गाड़ियां बैठे काली है, बीवी के काली है, बच्चे के काली है, दोस्त के काली है। आप थोड़ी देर के इंसान है, सोचेंगे यार शायद मैं गलत देख रहा हूँ, ये काली है। हाँ। सोते हुए कमरे में आपको एक और बच्चा कान में आ गया, डैडी ये काला है। आप इंसान हैं, इंसान से गलतियां होती हैं, ठीक है। तो एक प्लान के तहत उनके आगे पर्दा खींचा गया। ये जो पर्दा खुल रहा है तो मैं 11 महीने पहले मंसूर साहब नक्शा बता चुका था, और जो मेरे नाकदीन हैं उनसे पूछें कि मेरे तो रिकॉर्ड पे बयानात और अखबार और मीडिया के सारे क्लिप्स अवेलेबल हैं कि जो मैं मिनिस्ट्री के अंदर भी, हाँ अल कादिर ट्रस्ट के अंदर मैंने कहा था कि सर आप नैब के केस में अंदर जाएंगे, ठीक है। मैं वाहिद वजीर था जिसको इंडोर्स किया फवाद चौधरी साहब ने, और जब श्री मजारी साहबा ने किया तो उनको शरफ कॉल मिल गई। 3.5 मिनट में एजेंडा पास हो गया। एजेंडे का हिस्सा नहीं था। स्पेशल पावर्स के तहत प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर को 100% पता था क्या हो रहा है। उसका बेनिफिशियरी कौन है? किसके बच्चे आज मर्सिडीज और बेंटली चला रहे हैं? रॉकेट साइंस की आपको जरूरत है? कितनी देर का काम है, कहां तक बचेंगे? ठीक, तो गलत काम तो किया है। तो अब गलत जब काम किया और आंख पट्टी कर दी और आप एक क्या कहते हैं, आप गुमराही की तरफ चले गए, आप अल्लाह और रसूल के पैरोकार थे, मदीना की रियासत बनाने जा रहे थे, उधर आप ये सब चीज़ों में कहाँ आप MPs और MNAs जो बकरों के सामने से गुजर के इंटरव्यू दे रहे हैं। ये क्या है, चादरों में निकल रहे हैं। मैंने 14 साल कप्तान को नहीं देखा कि गाड़ी से उतरते वो कभी डरा हो। मैंने कहा सर यहाँ उतर जाए, यहाँ आपके लोग बैठे हुए, गाड़ी से उतर गया। सर ये बंद को आप एक खा लें, ये 5 स्टार का खाना है खा लें, ये चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें। वो बाल्टियाँ आ रही हैं, सफ़ेद कपड़े लग रहे हैं, काले कपड़े लग रहे हैं, बकरे के सींग लटके हुए हैं, कान लटके हुए हैं। अगर सर हुकूमत, बकरे के सींग कहाँ पे लटके हुए? मतलब मैं बकरों की पैरामीटर्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये सब चीज़ों में आप पड़ गए हैं, बिद्दत में अगर आप पड़ गए हैं, तो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। फिर तो गुमराही आपकी मंजिल है, और एक अच्छा आदमी गुमराह हो गया और तबाही की तरफ ले पड़ा। और इनकी क्वालिटी ये है कि जो लोग सोच रहे हैं इनको हटा के हम ड्राइविंग सीट पाएंगे और मजे ले लेंगे, ये इसका आदमी क्वालिटी है। ड्राइविंग सीट है, पहाड़ से गाड़ी गिरा देगा, सीट कुर्सी गाड़ी की ड्राइविंग सीट किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब आपका। नाज़रीन, फैसल वाडा साहब हमेशा जो है वो खुल के बात करते हैं और कोई लगी लिपटी जो है वो बात नहीं करते। कुछ चीज़ें कोड में होती हैं, उनको डिकोड करना जो है वो आपका काम है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा कुछ बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की। क्या मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत को आगे या अपनी इंतखाबी सियासत को आगे नवाज शरीफ के बगैर ले जाने का इरादा रखती है? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक तरफ मुस्लिम लीग नून अगले हफ्ते से मुल्क भर में इंतखाबी जलसों का आगाज़ करने जा रही है, तो दूसरी तरफ लंदन में मियां नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ चुकी है। ये खबरें तो काफ़ी दिनों से आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून के कायद ने अपने पार्टी रहनुमाओं को लंदन तलब कर लिया है, लेकिन कल ख्वाजा आसिफ साहब ने इस खबर की तरदीद की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के अलावा साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के साबिक चीफ ऑर्गेनाइज़र शाहिद खान अब्बासी की भी मियां नवाज शरीफ से आज मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद लंदन में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात में फैसले नहीं मुशावरत हुई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ से दोस्ती भी है। आखिर ये मामला जा किस तरफ रहे हैं? मुस्लिम लीग नून अब क्या इरादा रखती है? क्या वो अपने आप को कैंपेन मोड में लाने लगी है, इलेक्शन कैंपेन के मोड में लाने लगी है? इस पे तफसील से बात करेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। क्या ये कहना दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून ने अब अपनी इलेक्शन कैंपेन का वो आगाज करने जा रही है, इंतखाबी मोड के अंदर आने लगी है? जी, जैसे जैसे अब समझे कि जो ईद उल अज़हा है वो सॉर्ट ऑफ आखिरी एक इवेंट है। इसके बाद से तो आपको मालूम है कि पार्लियामान की तहलील में
कोई तकरीबन 1 महीना रह जाएगा और तमाम पार्टियां जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैंपेन को मुनज़्ज़म भी कर रही हैं, उसका आगाज भी कर रही हैं और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून भी अब इस मामले में पहले से ज्यादा मुतहरक नजर आएगी। हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज साहिबा ने, आपको मालूम है, रिसेंटली भी कुछ यूथ विंग के इवेंट्स किए हैं, वो भी कोशिश मुकम्मल जारी रखे हुए हैं। लेकिन असल जो मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह बूस्ट मिला है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो तकरीब से हटकर अब तामीर की तरफ जा रही है। इसमें एजेंडा जो है वो तामीर होगा कि मुल्क में हमने मुआशी इंकलाब कैसे लेकर आना है, हमने मुल्क के तमाम इलाकों में कैसे मुआशी खुशहाली लेकर आनी है और अपने मर्दों ख़वातीन के लिए रोजगार पैदा करना है। तो बिलाखिर वो डिबेट जो बहुत अरसे से एक फाशिस्ट लीडर के इर्द गिर्द घूमती थी कि उसने क्या कहा, अब हम दोबारा उस एजेंडे पर आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की फलाह है और पाकिस्तान का असल जो तयन है हमें सब ने मिलकर इस कैंपेन में करना है वो यही है कि जो भी हुआ 2017 से लेकर 22 तक जो खराबी हुई, जो तजर्बा इमरानी अपने मुंह के बल आ गिरा, लेकिन अब हमें आगे जाना है और आगे का रास्ता एक ही है कि 21वीं सदी के पाकिस्तान में पाकिस्तान भी दुनिया की नहीं। लेकिन खुर्रम साहब एक सबसे बड़ा सवाल इस चीज़ में आता है वो ये है कि आपकी पार्टी के ज़ाहिर बात है सरबराह जो हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन उनकी वापसी के हवाले से अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप वाकई इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करने जा रहे हैं तो क्या आपकी इलेक्शन कैंपेन नवाज शरीफ साहब के बगैर होगी? नहीं, हमें तो पूरी तवक्को है और इसमें अल्लाह से दुआ भी है कि इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ हमारी इंतखाबी मुहिम की क़ियादत करेंगे और उनकी जो ज़ात है वो अज़ खुद पाकिस्तान में तरक्की और तामीर का निशान है कि पाकिस्तान में ग्वादर से लेकर खुंजराब तक जितने भी बड़े जो आपको तरक्की के मंसूबे नजर आते हैं, बेहतरी नजर आती है, वो नवाज शरीफ के हाथ से है। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि जितना भी पाकिस्तान आपको मॉडर्न नजर आता है, चाहे वो 4G का नेट 5G का नेटवर्क है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, नई जो है रेल है, अभी आज हमने एक नए न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर उसकी यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। तो जो पहले न्यूक्लियर प्लांट है वो भी नवाज शरीफ की एक मीरास है पाकिस्तान के लिए। तो उनकी जात का यहाँ मौजूद होना ही एक एजेंडे का तयन कर देगा इंशाल्लाह। तो लेकिन जारी बात है उनकी वापसी के हवाले से जो लीगल इश्यूज हैं जो आपके नवाज शरीफ साहब की वापसी में हायल हैं, उनकी गिरफ्तारी भी कहा जाता है हो सकती है, ये सारी चीज़ें उसको किस तरह टैकल किया जाएगा? क्योंकि बार बार आपके पार्टी के रहनुमा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह अचीव होगी? देखिए, जो नवाज शरीफ की जो कानूनी मुश्किलात हैं उसका उर्दू तर्जमा है कि उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी अदालतों ने की कि जिस भोंडे तरीके से उन्हें पहले नाअहल किया गया, फिर उन्हें पार्टी की सदारत से हटाया गया और उन पर जो है गलत केसेस में जजों को ब्लैकमेल करके उनको सजाएं दिलवाई गई। असल में तो उस नाइंसाफी का मदावा होना है। लेवल प्लेइंग फील्ड एक वैसे लफ्ज हो सकता है, लेकिन असल में उस नाइंसाफी का मदावा होना है और ये जो नाइंसाफी हुई वो एक अभी तक जो उसके असरात बाकी हैं उसी भयानक तजर्बा इमरानी की आखिरी शायद एक फॉर्म है जिसका हम नबी भी साहब हैं। पर इंशाल्लाह वक्त भी एक मरहम है और वक्त भी इस मामले में भी हमें यकीन है कि अदलिया भी अब देख रही है कि वो जो इस तरीके से मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था और इमरान खान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनके लिए एक रास्ता खोला गया था, उससे पाकिस्तान को बेहद नुकसान हुआ है मुआशी तौर पर, खारजा पॉलिसी में, वफाकियत में, जमहूरियत में। तो अब वक्त आ गया है कि उस नाइंसाफी को दुरुस्त करके हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे मजीद आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ने की जब बात हो रही है वहाँ पे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब आगे बढ़ने जा रहा है और नजम सेठी साहब का दौर जो है वो ख़त्म हो रहा है और एक नए PCB चेयरमैन जो हैं वो सामने आने लगे हैं। लेकिन इसकी सियासी कॉस्ट क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग किस तरह आमने सामने आए, मामला कहाँ तक चले गए और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल आखिर अपनी मर्जी को किस तरह मंजूर करवाया, इसकी सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा एक म्यूजिकल चेयर बनकर रह गया है। 6 माह की मुद्दत में तीसरा चेयरमैन आने को है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम सेठी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की दौड़ से अलग हो गए हैं। मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा के तौर पर उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। गुज़िश्ता रात को एक ट्वीट में नजम सेठी ने कहा कि वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहते। इस तरह का अदम इस्तेहकाम पीसीबी के लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए मौजूदा सूरत हाल में अब वो चेयरमैनशिप के उम्मीदवार नहीं हैं। इससे पहले क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल नजम सेठी को काम से रोकने के लिए क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी, आईपीसी मिनिस्ट्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कानूनी नोटिस भेज चुके थे। साबिक कप्तान नजम सेठी के इस ट्वीट के बाद उन खबरों की तस्दीक हो गई है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाज़ा चल रहा था। नून लीग चाहती थी कि नजम सेठी को ही बरकरार रखा जाए, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना था कि चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर ज़का अशरफ का हक है। इससे कबल 2013 में क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप के लिए ज़का अशरफ और नजम सेठी में कानूनी जंग भी हुई, जो 2014 तक चली। उस जंग में कभी ज़का अशरफ का पलड़ा भारी होता तो कभी नजम सेठी का। कभी नजम सेठी को काम से रोक दिया जाता तो कभी उन्हें बहाल कर दिया जाता। नाज़रीन, नजम सेठी और ज़का अशरफ के दरमियान मुकाबला इस बार अदालती नहीं सियासी था, जिसमें नजम सेठी ने हाथ खड़े कर दिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़े और नजम सेठी के ट्वीट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर हम सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, नजम के ट्वीट से साबित हो गया कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ओहदे पर अपना बंदा लगाने के लिए शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के माबैन तनाज़ा पैदा हो गया था। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी खातिर दो इत्तेहादी जमातें आपस में लड़ पड़ी? सवाल नंबर 2, 6 माह में तीसरा चेयरमैन आने को है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा एक म्यूजिकल चेयर क्यों बनकर रह गया है? इस ओहदे में इस्तेहकाम क्यों नहीं आ रहा? सवाल नंबर 3, क्या कभी ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर तकर्री सियासी मदाखलत से हटकर सिर्फ मेरिट पर हो? सवाल नंबर 4, मुद्दत में तौसी के बावजूद नजम सेठी रीजन्स के इलेक्शंस क्यों नहीं करा सके? बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी को नाकाम बनाने में किन लोगों का किरदार है? सवाल नंबर 5, नजम सेठी ने क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ तब्दील कर दिया था। सकरैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ की जगह मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न और मोर्ने मौकल ने ओहदे संभाल लिए थे। कौमी टीम के साथ हाल ही में मुंसलिक होने वाले कोचिंग स्टाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? सवाल नंबर 6, अगर कल को क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तकर्री से बात आगे बढ़ गई और क्रिकेट टीम में खिलाड़ी भी सियासी बुनियादों पर सिलेक्ट होने लगे तो पाकिस्तान में क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होगा? सवाल नंबर 7, अगर ज़का अशरफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनते हैं तो उनके काम का तरीका क्या होगा और पाकिस्तान क्रिकेट में कितनी बेहतरी की उम्मीद है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आखिर हो क्या रहा है, इस पे हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खेलों की दुनिया के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है और कई सालों से क्रिकेट और दीगर खेलों को पाकिस्तान में कवर करते हैं। मिर्ज़ा साहब, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो खेल के लिए बना था, यहाँ पर तो एक सियासी खेल लगता है शुरू हो गया है। हम पहले समझते रहे थे नजम सेठी साहब के लिए ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे, बड़े आराम से सेल थ्रू हो जाएगा, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर गेम बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल मंसूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का। आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल मसला ये हुआ कि 22 दिसंबर 2022 को जब रमीज़ राजा की छुट्टी की गई थी तो 4 महीने का टेन्योर था नजम सेठी के लिए। वो 22 अप्रैल को 21 अप्रैल को ख़त्म हो रहा था। अगर ये उन 4 महीनों के अंदर इलेक्शन करा देते तो हो सकता है कि नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाते, लेकिन इन्होंने पैटी इशूज़ पर ज़्यादा तवज्जो दी, जो क्लबों की सियासत, रीजन्स की सियासत, जिसकी वजह से वो 4 महीने में नहीं करा सके और फिर 2 महीने का वक्त दिया गया। जब 2 महीने का वक्त आया तो आप तो सियासी सारी चीज़ें कवर करते हैं। आपको पता है तारिक मलिक साहब के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ठन गई थी और तारिक मलिक साहब को रिज़ाइन करना पड़ा, तो पीपल्स पार्टी ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि चूँकि बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत हमारी वजारत है, इसलिए हमारा बंदा आएगा, आपने वहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी। तो अब एहसान मज़ारी साहब ने ज़का अशरफ का नाम दिया। ज़का अशरफ साहब आसिफ जरदारी साहब के बड़े करीब हैं और ज़का अशरफ साहब इससे पहले 1 साल 7 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके थे और उस वक्त भी कानूनी जंग ज़का अशरफ और नजम सेठी के दरमियान शुरू हुई थी और उसका अंजाम ये हुआ कि ज़का अशरफ साहब को घर जाना पड़ा, तो वो एक और बारी लेने आए। लेकिन मंसूर, मैं आपको जो बताता चलूँ, आज जो डेवलपमेंट हुई है, आज वजारत बैनुल सूबाई राब्ता जो है वो ये कहती है कि हमने डिसॉल्व कर दी क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की सरबराही में जो बनी थी, लेकिन नजम सेठी साहब की सरबराही में उस मैनेजमेंट कमेटी ने आज
आज 4 अरकान जो है गवर्निंग बोर्ड के एसोसिएशंस के, जिसमें लाहौर, कराची, पेशावर और रावलपिंडी शामिल है, और 4 अरकान जो है वो इदारों के जो गवर्निंग बोर्ड में लाए, जिनमें सुई नॉर्दर्न गैस, सुई सदर्न गैस, KRL और एक और जो वापडा शामिल है। तो अब एक और जंग शुरू हो गई है कि ज़का अशरफ अभी आए नहीं है, मुस्तफ़ा रमदे और ज़का अशरफ के नाम दिए गए हैं और यहाँ कानूनी जंग शुरू हो गई है। हालांकि नजम सेठी साहब ने बड़े बाइज्जत अंदाज से रात को ट्वीट करके अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया था, लेकिन वो जो कहते हैं ना मंसूर के शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग, वो इस कोशिश में कि कोई कानूनी जंग शुरू हो, खींचातानी हो, पाकिस्तान की जग हसाई हो, और उसका नतीजा आज सामने आया है कि मिर्जा साहब वैसे नजम सेठी साहब के हवाले से भी आप तो चूंकि खेलों की साइड को कवर करते हैं, हम अगर सियासी साइड से आपको ये बताएं कि हमारी इत्तलात के मुताबिक सेठी साहब ने पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर लॉबिंग काफ़ी की है, पूरी कोशिश की है, यहाँ तक कि आसिफ अली जरदारी साहब को मनाने की कोशिश भी की गई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि जी बेशक उनको मना लें, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। और अल्टीमेटली कल रात की जो ट्वीट है सेठी साहब की, वो एक मजबूरी की ट्वीट है कि चले अपने आप को एक सेफ पैसेज आउट जिसे कहते हैं, उन्होंने वो ढूंढने की कोशिश की। इस पूरे प्रोसेस से निकलने का यही तरीका बस रह जाता है। आप तो ज़्यादा बाखबर है मंसूर, मुझसे सुनने में ही आया है, मेरे ज़राए ने बताया कि सेठी साहब को ये कहा गया है कि आपको पंजाब का इंटरम वज़ीर आला बना देंगे या फिर आपको वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात बना देंगे उबूरी हुकूमत में। और आपने दुरुस्त कहा, सेठी साहब जो थे वो गए थे वहाँ, सबको पता है कि अपनी अहलिया के साथ नवाज शरीफ साहब से मिलने, और फिर जब वो वापस आए तो पिछले इतवार को सेठी साहब ने आसिफ जरदारी से मिलने की भरपूर कोशिश की कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जाए, लेकिन आसिफ जरदारी साहब पिछले इतवार को सेठी साहब से मिले बगैर दुबई चले गए। तो ये डेवलपमेंट भी हुई कि जरदारी साहब नहीं मिलना चाहते थे और सेठी साहब को यहां पर भी जो है नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अब ये जो कुछ भी हो रहा है बेग साहब, ये जितने भी मामला हम देख रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद भी बात की कि एक नई कानूनी जंग भी जो है वो शुरू हो सकती है। अगर ये सिचुएशन यहाँ तक चली जाती है, पाकिस्तान के आगे बहुत बड़े बड़े वेंचर्स मौजूद हैं क्रिकेट की दुनिया के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तानी टीम ने जाना है, यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर इस किस्म की सियासत शुरू हो गई या कानूनी जंग शुरू होगी, इसके क्या असरात हो सकते हैं? इसके असरात पाकिस्तान क्रिकेट पर बड़े भयानक होंगे मंसूर। और आप देखेंगे 22 दिसंबर के बाद से ज़का अशरफ साहब अगर चेयरमैन बनेंगे तो 3 चेयरमैन सिर्फ 6 महीने में आपके तब्दील हो गए। स्टेबिलिटी है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। रमीज़ राजा साहब चले गए। अब मसला ये है कि जब नजम सेठी साहब 2013 में PCB के चेयरमैन बने तो उन्होंने एक नई चीज़ लेकर आए कि PCB का जो पेट्रन इन चीफ हुआ करता था माजी में, वो सदर मुमलिकत हुआ करते थे। 1948 में जब BCCP बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान बना तो उससे लेकर 2013 तक सदर मुमलिकत रहते थे चीफ पैटर्न इन चीफ। लेकिन नजम सेठी साहब ने क्लॉज तब्दील की और उन्होंने वजीर आजम को बना दिया और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब चुके एक फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके तो इनको बना दो। और फिर सियासत सरायत कर गई। नवाज शरीफ साहब ने नजम सेठी साहब को बनाया, इमरान खान साहब आए, उन्होंने आते ही नजम सेठी साहब की छुट्टी की, वो एहसान मानी साहब को लाए, एहसान मानी के बाद वो रमीज राजा को लाए, रमीज राजा की छुट्टी हो गई इस गवर्नमेंट में, हालांकि वो कुछ अरसा सर्वाइव कर गए। तो अब फिर वही सियासत शुरू हो गई और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह। दुनिया के किसी क्रिकेट बोर्ड में इतनी खुल्लम खुल्ला सियासत नहीं होती मंसूर जितनी सियासत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपका। नाज़रीन, सीने तज्ज़िया का इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट की दुनिया में भी खेल के बजाय सियासत जो है वो अब चमकती नज़र आ रही है और रस्साकशी जो कुर्सी के लिए है वो उसका सिलसिला जारी है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।